से कोई शादी नहीं करेगा। ऐसा अम्मा हर वक्त मुझे कहती थी, क्योंकि मैं 3 रातें घर से गायब रही थी। और हैरत की बात थी कि चौथी रात अम्मा के दरवाजे के बाहर कोई मुझे फेंक गया था। यूं मोहल्ले के तमाम लोग मुझे बदकार बदकार कहते थे। एक दिन अचानक अम्मा मेरे कमरे में आई और बोली, आज तेरी शादी है, बस तूने शौहर के कमरे में आते ही ये हड्डी दरवाजे पर फेंक देनी है। मगर खबरदार, शौहर को हरगिज नहीं देखना, बल्कि वो खुद ही तेरा घूंघट उठाएगा। मैं मान गई और दुल्हन बनकर सेज पर बैठ गई। जो ही दरवाजा खुला तो मैंने फौरन हड्डी फेंक दी। थोड़ी ही देर बाद मुझे कुछ अजीब सी बदबू आई। जो ही घूंघट पलटा तो किसी ने मेरी रूह खींच ली, क्योंकि मेरा शौहर तो। मैं आईने के सामने खड़ी अपनी प्यारी सी शक्ल को देख रही थी, क्योंकि मैं बहुत हसीन थी। लेकिन मेरे माथे पर एक बहुत बड़ा स्याह धब्बा लग चुका था, जिसने मेरे हुस्न को गहना दिया था। मेरे माथे पर यह धब्बा बदनामी का था। मैं जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही बदनाम हो चुकी थी, बदकार कहलाई जाने लगी थी। आईने में मुझे अब स्याह धब्बा भी नजर आ रहा था। मैंने जोर जोर से माथा रगड़ना शुरू कर दिया था। मैं चाहती थी कि बस किसी तरीके से ये दाग उतर जाए, मगर वो दाग तो बढ़ता ही चला जा रहा था और आहिस्ता आहिस्ता पूरे चेहरे पर फैल गया था। खौफ से मैं चीखने लगी थी। मेरी अम्मी दूसरे कमरे से भागी चली आई थी। उन्होंने मुझे अपने साथ लिपटा लिया था। मेरी अजीब सी हालत देखकर वो कहने लगी, क्या हो गया है तुम्हें सोनिया? तुम ठीक तो हो ना? मैं रोते हुए बोली, जी जी अम्मी, मैं तो ठीक हूँ, मगर मेरा किरदार खराब है। मेरे चेहरे पर बदनामी का धब्बा है। वही साफ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन देखें, ये धब्बा जाता ही नहीं। अम्मी ने जल्दी से मेरा चेहरा ऊपर किया और चूमने लगी थी। वो बोली, मेरी प्यारी बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हारा चेहरा तरोताजा है, इस पर किसी किस्म का कोई निशान नहीं है। मैं रोती चली जा रही थी। मैं बोली, अम्मी, आपको ये निशान नजर नहीं आता, लेकिन मुझे आता है और मेरे आसपास के लोगों को भी नजर आता है। लोग मुझे देखकर मुंह फेर लेते हैं, अपनी बेटियों को मुझसे दोस्ती करने से मना करते हैं। अम्मी, इसमें मेरा क्या कसूर है कि कोई मुझे अगवा करके ले गया था? अगर किसी ने मुझे एक तारीख कमरे में 3 रातों के लिए बंद रखा था, मैं तो नहीं गई थी ना उसके साथ। मुझे जबरदस्ती अगवा किया गया था। अम्मी, मुझ पर जुल्म हुआ था, मगर लोग तो मुझे ही कसूरवार ठहराने लगे हैं। अम्मी ने मेरे माथे पर बोसा दिया और बोली, मेरी बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम जैसी लड़की से कभी कोई शादी नहीं करेगा, मगर तुम्हें इस शादी की जरूरत भी नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो उठकर नमाज पढ़ो, क्योंकि दिलों का सुकून अल्लाह ही की याद में है। मैं उठकर वजू करने लगी थी। मेरा नाम सोनिया है। जब मैं 16 साल की हुई तो मेरे साथ एक बहुत भयानक वाकया रौनुमा हुआ था। मैं स्कूल से घर की जानिब वापस आ रही थी, जब स्याह शीशों वाली गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। उसमें से एक लड़का निकला। वो मुझे बोला, मुझे ये पता बता देंगी? मैं उसके हाथ में पकड़ी चिट को गौर से देखने लगी थी। उसी लम्हे मुझे किसी ने गाड़ी में धक्का दिया और वो आदमी मुझे अगवा करके अपने साथ ले गए थे। 3 रातें उन्होंने मुझे एक तंग व तारीक कमरे में रखा था, और चौथी रात जब हर तरफ खामोशी छा गई थी, हर तरफ अंधेरा फैल चुका था, तो वो आदमी मुझे गाड़ी में बिठाकर मेरे घर के करीब मुझे फेंक गए थे। मैं बड़ी मुश्किल से उठकर खड़ी हुई थी। मैंने दरवाजा खोलना चाहा तो पता चला कि अंदर से बंद है। मैंने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया था। इससे पहले कि हमारे घर का दरवाजा खुलता, आस पड़ोस के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। सब लोग मुझे देखकर खुश होने के बजाय आपस में चैमगोइयां करने लगे थे। तब मैंने खुद को गौर से देखा तो मेरे बिखरे बाल, उदास चेहरा, मैला लिबास कुछ और ही दास्तान सुना रहे थे। मैं चाहती थी कि बस मैं जल्दी से इन लोगों की निगाहों से ओझल हो जाऊं, मगर ऐसा ना हो सका। जब दरवाजा खुला तो मैं भागकर घर में दाखिल हो चुकी थी। मेरी अम्मी मुझे देखकर फूट फूट कर रोने लगी थी। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया था और रोते हुए बोली, सोनिया, तू वापस क्यों आ गई? काश तू आज जिंदा वापस ना आती। तेरी लाश आ जाती तो सबको तेरी बेगुनाही का यकीन आ जाता। अब तुम रोज थोड़ा थोड़ा मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी अब्बू और दादी कमरे में दाखिल हुए थे। दादी ने आते ही मुझ पर हमला कर दिया था। उन्होंने मुझे बालों से पकड़ लिया था। कहने लगी, बदकार, तू कहाँ दफा हो गई थी? तुझे अपने गरीब बाप की इज्जत का जरा ख्याल नहीं आया क्या? मेरा वो बाप जो मुझ पर जान निछावर करता था, मुझे दूर से पिटते हुए देखता रहा था। मैं फूट फूट कर रोने लगी और बोली, अब्बू, मैं बेकसूर हूँ। मैं खुद घर से नहीं गई थी, बल्कि मुझे अगवा किया गया था। मैं स्कूल से घर वापस आ रही थी कि एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी और मुझे बिठाकर साथ ले गई। मुझे 3 दिन वहां रखा गया और आज वो मुझे यहाँ छोड़ गए। अब्बू गुस्से से बोले, बकवास बंद करो अपनी, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। अगर तुम्हें अगवा किया गया था तो फिर उन लोगों ने तावान के लिए फोन क्यों नहीं किया? और तुमसे क्या चाहते थे? मैं फूट फूट कर रोती रही और बोली,
अब्बू, मैं नहीं जानती। मैं 3 दिन वहां एक कमरे में बंद रही। 3 वक्त का खाना मुझे मिल जाता था और मैंने तो किसी को कमरे में आते नहीं देखा जो सवाल कर लेती कि मुझे क्यों अगवा किया गया है। अब्बू नफरत से मुंह फेर कर बाहर चले गए थे। दादी एक बार फिर मुझे लताड़ने लगी थी। वो बोली, बता सोनिया, जिसके साथ घर से भाग कर गई थी उसने तुझसे निकाह भी किया है या बस अपना मकसद पूरा करके तुझे यहाँ फेंक गया? तब मैंने जल्दी से उठकर कुरान पाक पर हाथ रख लिया था। मैं बोली, दादी, मैं जिस तरह पाक बास 3 दिन पहले थी आज भी उसी तरह। मुझे किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। दादी भी उठकर चली गई थी। मैं अम्मी से बोली, अम्मी, आपको भी मुझ पर शक है क्या? अम्मी ने जोर जोर से नफी में सर हिलाया था। वो बोली, नहीं मेरी बच्ची, मैं कभी तुम पर शक नहीं कर सकती। तुम फिक्र न करो, यह आजमाइश की घड़ी है, यूं ही गुजर जाएगी। उस दिन के बाद अम्मी मेरे लिए बहुत बहादुर बन गई थी। वो मेरी खातिर अब्बू और दादी से भी लड़ने लगी थी। अम्मी ने मुझे फिर से स्कूल भेजना चाहा, मगर मैं इस कदर डर गई थी कि कभी स्कूल के मुतालिक सोचा भी नहीं। मैंने अम्मी से कहा कि मेरे मोहल्ले की सहेलियों को ही घर बुलवा दे, मेरा दिल बहुत उदास है, उनके साथ बहल जाएगा। अम्मी उन्हें लेने गई थी, मगर वो मायूस लौटी थी। मैंने वजह जानना चाही तो वो बोली, सोनिया, मैं आज तुम्हें सच बता देती हूँ ताकि तुम्हारा एक बार ही दिल टूट जाए। बार बार दिल टूटने से यही अच्छा है। तुम्हारी किसी सहेली की वालिदा इस बात पर राजी नहीं हुई कि उनकी बेटी तुम जैसी लड़की के साथ खेले। उन्हें खौफ है कि तुम उनको भी अपने जैसा बदकार बना दोगी। फिर अम्मी बोली, सोनिया, आज एक और बात अपने पल्लू से बांध लो, तुम्हारी कभी भी शादी नहीं हो पाएगी। किसी लड़के की माँ तुम्हें अपने बेटे के लिए लेने पर रजामंद नहीं होगी। ये बात सुनकर मेरे अंदर छन से कुछ टूट गया था। आंखों से आंसू बहने लगे थे। ये रोना उम्र भर का रोना बन गया था। लोगों ने मुझे अछूत समझ लिया था। मेरे सगे रिश्ते, मेरा बाप और दादी मुझसे दूर हो गए थे। मेरी सहेलियों ने मुझसे किनारा कर लिया था। मैं आजाद थी, मगर ऐसा लगता था जैसे मैं जेल में हूँ। यूं ही जिंदगी के दिन गुजरते जा रहे थे जब एक दिन अम्मी मेरे पास आकर बोली, सोनिया, आज तेरी शादी है, तुम तैयार हो जाना। मैं हैरान रह गई। मैंने अम्मी का दामन पकड़ लिया और बोली, अम्मी, मुझसे शादी करने पर कौन रजामंद हो गया है? अम्मी चुप हो गई थी। वो बोली, बस मुझसे सवाल जवाब मत करो। मैंने तुम्हारे बाप और दादी को बड़ी मुश्किल से शादी के लिए रजामंद किया है। तुम अपनी तैयारी कर लो। अम्मी कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि मैं हक्का बक्का सी बैठी रह गई थी। खैर, शाम हुई तो अम्मी मेरे लिए उरूसी लिबास ले आई थी और मुझे हाथ में एक हड्डी पकड़ाकर बोली, जैसे ही तेरा शौहर कमरे में दाखिल हो, तुमने उसका चेहरा देखे बगैर ये हड्डी उसके सामने डाल देनी है। मैं शर्मदा रह गई थी। मैं बोली, मगर अम्मी क्यों? अम्मी ने मुझे आंखें दिखाई और टपट कर बोली, जैसा मैंने कह दिया है बस वैसा ही करना। मैंने सर हिला दिया और रुखसत होकर अपने शौहर के घर चली आई। हैरत की बात यह थी कि मेरे ससुराल में कोई भी नहीं था। एक खस्ता हाल सा मकान था जिसके कमरे में मुझे बिठा दिया गया था। मैं ये सोचकर खुश हो रही थी कि शुक्र है कि मेरी शादी मेरे मोहल्ले से दूर हो रही है। यहाँ पर कोई ये नहीं जानता कि मैं 3 रातें घर से गायब रही थी। मैं ये भी सोचकर मुस्कुरा रही थी कि मुझे एक अदद शौहर मिल गया था जो यकीनन मेरा बहुत ख्याल रखता। इस घर में मेरी सहेलियां भी बनना थी। मैं अपने आने वाली जिंदगी के मुतालिक सोचकर खुश होती रही थी। तभी मुझे आहट की आवाज सुनाई दी थी, जैसे कोई कमरे की तरफ बढ़ रहा है। मैंने जल्दी से आंखें झुका ली थी। कदमों की चाप जब कमरे के दरवाजे तक पहुंची तो मैंने जल्दी से हड्डी फेंक दी थी। तभी अजीब सी बदबू मेरे नथनों से टकराने लगी थी। मैं शशदर थी कि आखिर ये किस किस्म की बदबू है। मेरा सांस लेना दुश्वार हो गया था। मैंने जल्दी से घूंघट पलट कर देखा तो सामने का मंजर देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी रूह खींच ली हो। मैं ये सब देखकर खौफ से थर थर कांपने लगी थी। मेरा जी घबराने लगा था। दिल कर रहा था कि मैं भाग कर कहीं चली जाऊं, खुद को बचा लूं। कदमों की आहट मेरे करीब आने लगी तो मैं खौफ से बेहोश हो गई थी। सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में दाखिल होने लगी तो मेरी आंख खुल गई थी। मैं जल्दी से उठ बैठी थी। मेरा पूरा वजूद बुखार से तप रहा था। एक बार फिर खौफ ने मुझे अपने पंजों में जकड़ लिया था। मैं चाहती थी कि जल्दी से यहाँ से फरार हो जाऊं, इसीलिए उठकर खड़ी हो गई। मैंने अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो सहन खाली पड़ा था। मैंने एक बड़ी सी चादर सर पर ली और उस घर से फरार होकर अपने बाप के घर जाने के लिए रिक्शा ले लिया था। मैं जैसे ही घर पहुंची, ये शुक्र था कि सहन खाली पड़ा था। घर में अम्मी के सिवा कोई भी नहीं था। मैं फूट फूट कर रोती हुई अम्मी के गले जा लगी थी। मैं बोली, अम्मी, आपने मुझ पर इतना जुल्म क्यों कर दिया? आपने मेरी शादी एक हैवान से कर दी। अम्मी, क्या मैं आप लोगों पर बोझ बन गई थी? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अम्मी मेरी बातें सुनकर रोने लगी थी। उन्होंने अपने हाथ मेरे सामने जोड़ दिए
और कहने लगी, बेटी मैं शर्मिंदा हूं तुमसे, मैं माँ कहलवाने की भी लायक नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, मगर मैं मजबूर थी। मैं चीख पड़ी थी। मैं बोली, अम्मी ऐसी भी क्या मजबूरी थी आपकी कि आपने ये सब कर दिया? अम्मी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताने जा रही हूँ, मगर तुम मुझसे वादा करो कि इन बातों के मुतालिक किसी को कुछ नहीं बताओगी। मैंने वादा कर लिया तो अम्मी ने कहना शुरू कर दिया। वो बोली, सोनिया तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? क्योंकि तुमने मेरा हुस्न चुराया है। मैं जवानी में बेइंतहा हसीन हुआ करती थी, इतनी हसीन कि अगर कोई मुझे एक बार देख लेता तो वो मुड़ मुड़ कर तब तक मुझे देखता रहता जब तक मैं उसकी नजरों से ओझल ना हो जाती। कम उम्र में ही मेरे लिए रिश्ते आने लगे थे और ये सब देखकर मेरी फुप्पो ने अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए मांग लिया था, जो अब्बू ने बखुशी कबूल कर लिया था। मेरी फुप्पो का बेटा था भी तो बहुत हसीन, इसीलिए मैं इस रिश्ते पर रजामंद हो गई। सोनिया तुम्हारे अब्बू शादी से पहले बहुत अच्छे थे, तुम्हारी दादी भी बहुत अच्छी हुआ करती थी, मगर जब मैं इनको पोता ना दे सकी तो इन्होंने मुझसे बैर पाल लिया था। मेरा रिश्ता तुम्हारे अब्बू से तय हुआ तो मैं भी उन्हें चाहने लगी थी। तब मेरे लिए एक और रिश्ता आया था। वो लोग हमारे पड़ोस में ही रहा करते थे। वो हैसियत में भी हमसे कम थे और लड़का भी शक्ल सूरत में इतना अच्छा नहीं था। अब्बू कहने लगे कि मैंने तो अपनी बेटी का रिश्ता पहले से ही तय कर दिया है, तो उन लोगों ने इस बात को अपनी आना का मसला बना लिया। वो कहने लगे कि आपने इसलिए इनकार किया है क्योंकि हम गरीब लोग हैं। अब्बू ने उनको बहुत समझाया मगर वो उनकी बात ना समझे। मैं जब कभी घर से बाहर निकलती तो वो लड़का रमीज, जिसके लिए मेरा रिश्ता मांगा गया था, वो मेरे रास्ते में खड़ा हो जाता था। मैं मुंह फेर कर गुजर जाती थी, मगर घर वालों से इस बात का जिक्र न किया कि बिला वजह बदमज़गी फैलेगी। यूं ही करते कराते मेरी शादी का दिन भी आ गया और मैं रुखसत होकर तुम्हारे अब्बू के घर आ गई थी। चूंकि तुम्हारे अब्बू मेरी पसंद थे, इसीलिए मैंने उन्हें बुतों की तरह पूजना शुरू कर दिया था। हमारी जोड़ी मिसाली थी, मगर जब तुम्हारी पैदाइश मुतवक्के हुई तो तुम जानती हो क्या हुआ? रमीज भी वहीं आ गया था। तुम्हारे अब्बू ने रमीज को पहले नहीं देखा हुआ था, इसीलिए उन्हें इस बात का इल्म नहीं हुआ था। मैं जब घर से बाहर निकलती थी ना, तो वो मेरा रास्ता रोक कर इसलिए खड़ा हो जाता था कि मुझे डराता धमकाता था और कहता था कि तुम मुझसे दोस्ती कर लो, खुफिया दोस्ती। और अगर मैंने ऐसा ना किया तो वो मेरे शौहर को मेरे खिलाफ कर देगा। उस वक्त तो मुझे रमीज की शक्ल से भी नफरत होने लगी थी। मैंने एक दिन मौका पाकर उसे समझाया बुझाया कि रमीज तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं जिसकी किस्मत में थी उसे मिल चुकी हूँ। अब तुम खुदारा मेरा पीछा छोड़ दो। तुम मुझसे खुफिया दोस्ती करके क्या करोगे? अल्लाह को नाराज ही करोगे और तो कुछ तुम्हें हासिल नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने शौहर से मोहब्बत करती हूँ और उसके साथ बेवफाई नहीं कर सकती। लेकिन रमीज तब भी न समझा, यहाँ तक कि मैंने घर से निकलना ही छोड़ दिया था। तुम्हारी पैदाइश के बाद पूरे 5 साल में घर से नहीं निकली थी और घर से निकली भी तो बड़ी मजबूरी में। जब मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ था तब मैंने रमीज को देखा तो लरस कर रह गई थी, क्योंकि उसने अपनी हालत मजनू जैसी बना रखी थी। बड़ी बड़ी शेव, बुरा हाल। वो तो अब जिद में आ चुका था और हमारे घर के बाहर ही बैठा रहता था। तुम जानती हो ना कि स्कूल से तुम्हें अगवा भी कर लिया गया था, जिसकी वजह से तुम्हारी सारी जिंदगी तबाह हो गई। मेरी बेटी, तुम नहीं जानती कि तुम्हें किसने अगवा किया था। तुम्हें रमीज ने अगवा करवाया था ताकि मुझे अजियत दे सके। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, मैंने सब कुछ जानते बूझते हुए भी खामोशी अपनाए रखी, क्योंकि अगर मैं सच बोल देती तो तुम्हारी दादी मुझे चुटिया से पकड़कर घर से निकाल देती, जबकि मैं तो तुम्हारे अब्बू के बगैर रह ही नहीं सकती थी। मैं दंग रह गई थी। मुझे ऐसा लगा था जैसे एक बार फिर से मुझे काले शीशों वाली गाड़ी में डालकर कहीं ले जाया जा रहा है। मैं बोली, अम्मी आपने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। आपने तब सच क्यों ना बोला? अम्मी आपकी जिंदगी तो बस गुजर गई थी, आपको आपकी मोहब्बत मिल गई थी, जबकि मेरी पूरी जिंदगी दांव पर लग गई। मुझसे मेरी सहेलियां छिन गई, बाप का प्यार छिन गया, इज्जत खाक में मिल गई, बदकार का दाग मेरे माथे पर लग गया। मैं फूट फूट कर रोती रही थी। अम्मी भी रोती चली जा रही थी। मैं बोली, अम्मी इस सब के बाद अब आपने मेरी शादी किसके साथ कर दी है? अम्मी बोली, जिसने तुम्हारी और मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी। तुम जानती हो क्या, रमीज अब भी मुझे डराता धमकाता है। उसने तुम्हारा रिश्ता मांगा तो मैंने हाँ कह दी थी ताकि उससे बदला लिया जा सके। मैंने उस पर काला जादू करवाया है, इसलिए तुम्हारे हाथ से मैंने वो हड्डी भिगवाई थी। अब तुम देखना कि वो कैसे तबाह बर्बाद हो जाता है। मैं बोली, अम्मी वो तो पहले से ही बर्बाद है, उसके वजूद से ताफुन उठता है। वो शराब के नशे में धुत था,
मैं उसके साथ कैसे जिंदगी गुजारूंगी। अम्मी बोली, तुम्हें उसके साथ जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं है, वो तो खत्म हो जाएगा। मैंने नफी में सर हिला दिया और बोली, मैं रमीज को सुधारने की कोशिश करूंगी। मैं अपने घर वापस चली गई थी। रमीज दरवाजे पर ही बैठा था। उसने मुझे बालों से पकड़ लिया था। वो मुझे बुरी तरह से मारने पीटने लगा था। कहने लगा, यार से मिलने गई थी? मैं रोती हुई बोली, अम्मी के घर गई थी, तुम्हारी हकीकत जानने गई थी। अम्मी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ रमीज, तुमने मेरी अम्मी के इनकार को क्यों न समझा? अपनी जिंदगी क्यों तबाह कर ली? रमीज हंसकर बोला, औरत को इनकार का हक नहीं है। अगर मेरी जिंदगी तबाह हुई है तो क्या तुम्हारी माँ खुश रह रही है? तुम्हारी माँ के सर पर मैं तलवार बनकर लटकता रहा हूँ, और ये तलवार अभी भी उसके सर पर लटक रही है, क्योंकि उसकी बेटी मेरे पास है, और मैं तुम्हारे साथ जैसा मर्जी रवैया रखूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। रमीज की बातें सुनकर मैं बेहद खौफजदा हो चुकी थी, मगर कुछ कहने की जसारत नहीं कर सकी थी। मैंने बड़ी मासूमियत से कहा, रमीज, मुझे यकीन है कि तुम मेरे साथ अच्छा सलूक करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। रमीज ने मेरा तमस्खुर उड़ाया था। फिर कहने लगा, तुम मेरी बीवी बाद में हो, पहले उस शख्स की बेटी हो जिसने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली थी। मैं समझ गई थी कि रमीज की जिंदगी में मेरी क्या हैसियत है। मुझे रमीज का वजूद हैवान सा ही लग रहा था। वो बुरा था, जालिम था और कसूरवार भी था, मगर अच्छा तो मेरी अम्मी ने भी नहीं किया था। अगर वो शुरू में ही अब्बू को सब कुछ बता देती, अब्बू अगर अम्मी पर शक भी करने लगते, तो कितना अरसा ये बेबुनियाद शक रह जाता। यकीनन बहुत जल्द अब्बू का दिल अम्मी की तरफ से साफ हो जाना था, और रमीज को भी पता चल जाना था कि इसके पीछे एक मर्द है, तो वो खौफजदा होकर पीछे हट जाता। मेरे ख्याल में औरत को कभी भी अपने शौहर या वाली से ऐसे इंसान को नहीं छुपाना चाहिए जो उसको ब्लैकमेल करने वाला हो। अल्लाह खुद ही सारे रास्ते सीधे कर देने वाला है। रमीज एक बहुत बुरा शौहर साबित हुआ था। हालांकि मैंने उसके साथ निभाह करने की पूरी कोशिश की थी, मगर मैं नाकाम रही थी। वो शराब के नशे में धोता था और मुझे मार मार कर अधमुआ कर देता था। एक दिन रमीज को घर आने में बहुत देर हो चुकी थी। मैं सारी रात जागती रही, मगर वो नहीं आया। सुबह उसकी मैयत घर पहुंच चुकी थी। वो नशे में धुत किसी कार के सामने आ गया था और यूं वो इस दुनिया से चल बसा। मेरा दिल उसकी मौत पर नहीं दुखा था। मैंने उसके कफन दफन का इंतजाम किया। उस घर में मेरे सिवा कोई नहीं रहता था, इसीलिए मेरा वहां रहना ठीक नहीं था। मैं उस घर से निकल आई थी। मैं सोच में पड़ गई थी कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। ऐसे हालात में अमूमन बेटियां अपने वालिद के घर जाती हैं, मगर मैं अपने वालिद के घर न जा सकी। वहां मेरा था ही कौन? बाप, जिसने बहुत अरसा पहले ही मुझसे रिश्ता तोड़ लिया था। दादी, जिसने कभी मुझे अपनाया ही नहीं था। और आखिर में बचती है माँ, जो कि माँ के हलवाने की भी हकदार नहीं है। उसने मेरी जिंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे अपने मफाद के लिए आज तक इस्तेमाल करती रही, तो मेरे पास क्या गारंटी थी कि अब वो मुझे अपने मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगी। इसीलिए मैं अपना मुख्तसर सा सामान उठाकर दारुल अमान आ गई थी। यहाँ पर कोई मुझे बदकार नहीं कहता था। यहाँ पर किसी को मेरे माजी के मुतालिक नहीं पता था। यहाँ पर सब मुझे मेरे नाम से ही पुकारा करते थे। मुझे सोनिया कहकर इज्जत दी जाती थी, और मुझे अपनी जिंदगी से सिर्फ इज्जत ही तो चाहिए थी।